जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7वां चलेगा और साथियों इस प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को रखा गया है। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और बिहार पुलिस में जो ऑनलाइन होने वाला है वो 18 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी साथी अभी तक बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं आप लोग फटाफट से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और जैसे इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंदर ही हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। तो व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिए, वहाँ पर आपको बताया जाएगा किस प्रकार से क्लास को ज्वाइन करना है, या फिर क्लास के लास्ट में अभी आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से बैच को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। और आपकी जानकारी के लिए बता दें बैच में सब्जेक्ट वाइज क्लास भी आपका स्टार्ट हो गया है। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर क्या होगा, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा देवगिरी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ पर थी, देवगिरी थी। अच्छा, यादव सम्राट की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था। तो याद रखिएगा जो देवगिरी के यादव वंश थे इसकी स्थापना किया था भिल्लम पंचम ने। यहाँ पर लिख देते हैं नाम, किसने किया था, तो भिल्लम पंचम ने यादव वंश की स्थापना किया था और इसकी राजधानी कहाँ पर थी, देवगिरी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संधि ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया था। सही आंसर है बेसिन की संधि। याद रखिएगा कौन सी संधि थी, तो बेसिन की संधि। इस संधि के तहत पेशवा बाजीराव द्वितीय के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बेसिन की संधि कब होती है, तो 1802 में बेसिन की संधि होती है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था। बिल्कुल आपके सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है, लगाइए इसका आंसर क्या होगा। और आज के सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था। तो इसका सही जवाब है प्लासी के युद्ध के बाद। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 23 जून 1757 को। ठीक है, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है और एक युद्ध होता है बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। दोनों को ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को। तो देखिए प्लासी का युद्ध बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना का प्रथम चरण था, प्लासी का युद्ध। ठीक है, जिसे 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध ने पूरा कर दिया था। तो दोनों ही युद्ध महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन में यहाँ पर बक्सर का युद्ध नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, प्लासी का युद्ध। ठीक है, पानीपत का देखिए कितना युद्ध हुआ था, पानीपत का 3 युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में होता है अकबर और हेमू के बीच में। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। तो तीनों युद्ध को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल का अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा।
तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। डेट याद रखिएगा 1793। ठीक है, पूरा डेट है 22 मार्च 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ किया था। कहाँ कहाँ पर, फिर से रिपीट कर देते हैं, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में। कब, तो याद रखिएगा 22 मार्च 1793 को। चलिए अगला क्वेश्चन, सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। और साथियों जैसे ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर बिहार पुलिस के बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बैच को कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में क्लास के लास्ट में आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग क्लास कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। पूरा डेट है 29 मार्च 1857। ठीक है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में, कहाँ पर, बैरकपुर में गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से क्या किया था, स्पष्ट मना किया था, जिसके तहत उसे गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था। तो डेट पूछा जाता है, मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था, 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दिया गया था मंगल पांडे को। ठीक है, क्यों दिया गया था, क्योंकि बैरकपुर छावनी से ये संबंधित है और वहाँ पर गाय की चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था मंगल पांडे ने, जिसके कारण इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया था। आगे देखिए, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए गांधी युग से आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, तो गांधी युग जो है यहाँ से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपको हम कराएंगे आपको ध्यान से सुनना है। बाकी साथियों क्लास में जो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे ये पूरा आपको लिखा हुआ नोट्स के रूप में मिलेगा बिहार पुलिस के बैच में। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब्बास तैयब जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, अब्बास तैयब जी ने। इस बात को ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह का जो शुरुआत होता है याद रखिएगा, एक यात्रा होता है इससे पहले, दांडी मार्च। तो गांधी जी ने अपने आश्रम साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया था और प्रारंभ कब हुआ था, 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून तोड़ा और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ था। तो महात्मा गांधी के बंदी होने के बाद अब्बास तैयब ने ही नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। किसने, अब्बास तैयब जी ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था उनका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क भी बोला जाता है। इनके जन्म दिवस पर 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष एकता दिवस मनाया जाता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी पत्रिका पूछा गया था इस बार एग्जाम में, अल हिलाल। ठीक है, पूछा जाता है अल हिलाल किसकी पत्रिका है, तो मौलाना अबुल कलाम की पत्रिका है। इनकी एक पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, इंडिया विंस फ्रीडम किसकी पुस्तक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित थे। यानी कि यहाँ पे जो भी है व्यक्ति और इधर आंदोलन का नाम दिया हुआ है, आपको रिलेट करना है और आंसर जो है आपको यहाँ पर कूट के माध्यम से बताना है। तो देखिए विनोबा भावे की बात करें तो इनका संबंध हो जाएगा किससे, डी ऑप्शन से। ठीक है, ये जो आपका भूदान आंदोलन है तो भूदान आंदोलन से संबंधित थे विनोबा भावे। मेधा पाटेकर की बात करें तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है, यानी कि सबसे पहले आपका डी हो जाएगा। उसके बाद सी। सुंदरलाल बहुगुणा आप सभी जानते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित है,
तो ये आपका ए हो जाएगा। अब बचा जयप्रकाश नारायण, तो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। तो हमारा जो आंसर होगा डी सी ए बी। देखिए किस ऑप्शन में है, यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है डी सी ए बी। चलिए, सत्याग्रह को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले कब जेल हुई थी, यानी सत्याग्रह एम के गांधी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल इनको कब हुई थी? तो महात्मा गांधी को जो पहली बार जेल किया गया था 1908 में। डेट याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जाता है 1908 में। और महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ पर था? तो दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर था? तो चंपारण में। तो महात्मा गांधी को जो जेल हुई थी 1908 में, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ चौकीदारी कर, कौन सा कर? चौकीदारी कर, ठीक है, चौकीदारी कर का विरोध करने का विरोध शुरू किया था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, चौकीदारी कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और साथियों, बिहार पुलिस के नए बैच में आपका हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। तो जिन्होंने अभी तक बैच को ज्वाइन नहीं किया है, फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपका बहुत सारा क्लास छूटने वाला है। तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? तो इसका सही जवाब है संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? यह क्वेश्चन ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है मौर्य राजा अशोक। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? और साथियों बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को ही भारतीय नेपोलियन बोला जाता है। अच्छा, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम भी पूछा जाता है, क्या था? हरिसेन, ठीक है। और हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की है। तो पूछा जाता है प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया है? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब है 712 ईस्वी में, ठीक है। कब? 712 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है? बताइए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे प्राचीन कौन है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन हो जाएगा यहाँ पर? पाणिनि,
ठीक है, ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पाणिनि जो है सबसे प्राचीन हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए पाणिनि की बात करें तो संस्कृत का विद्वान पाणिनि को माना जाता है। अगर आपसे पूछे संस्कृत का विद्वान किसे माना जाता है तो पाणिनि माना जाता है। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी है। पूछा जाता है अष्टाध्यायी ये किसकी रचना है, तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था। एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर। ठीक है, तो उसके बाद कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, कुतुब मीनार में, ठीक है, कुतुब मीनार में जो प्रवेश द्वार बाद में जुड़वाया था वो किसने जुड़वाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर से रिपीट कर देते हैं, कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार को किसने जुड़वाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसी प्रवेश द्वार का नाम रखा गया अलाई दरवाज़ा। क्या नाम रखा गया, अलाई दरवाज़ा। अगला क्वेश्चन, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था। आंसर है शेरशाह सूरी। अच्छा, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे। आंसर है गुप्त के शासनकाल में। अजंता की गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है, और इन गुफाओं का निर्माण जो है ये दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया था। फिर से रिपीट कर देते हैं, इन गुफाओं का निर्माण ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक किया गया था। तो याद रखिएगा इसका निर्माण जो हुआ था गुप्त के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। तो आपको याद होगा मुगल वंश का जो आखिरी शासक था कौन था, तो मुगल वंश का आखिरी शासक था बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय, जिनको 1857 की क्रांति के दौरान कहाँ पर भेज दिया गया था, रंगून। रंगून कहाँ पड़ता है, म्यांमार में। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या था, वर्मा। ठीक है, म्यांमार का पूरा नाम था वर्मा। तो वर्मा के रंगून भेज दिया गया था बहादुर शाह जफर को, वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए आगे देखिए, राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू किया गया था। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है राज्य अपहरण नीति जो है सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू किया गया था, तो सतारा। ठीक है, और राज्य अपहरण नीति के जनक कौन है, डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हिंदी में कहते हैं राज्य अपहरण नीति, इसको लाया था। और इस नीति के तहत सतारा को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। कब, 1848 में। अच्छा, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था, तो 1853 में। कब, 1853 में मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्यों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश का साथ दिया था, ये भी सही है। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है उपर्युक्त सभी। और 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह पूछे क्या था, तो याद रखिएगा कमल और रोटी। और 1857 की क्रांति की शुरुआत कब होती है, तो ये बता चुके हैं 10 मई से। कहाँ से, उत्तर प्रदेश के मेरठ से। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सा सर्वोच्च है।
चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से सबसे ऊपर कौन है। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊपर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा, ठीक है, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सबसे ऊपर किसको रखा गया है, तो संविधान को रखा गया है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। संसद की बात करें तो संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। लेकिन संसद के पूछे कितने सदन है, तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी संत थे। तो निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती, ये दोनों कौन थे, सूफी संत थे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 2 और 3। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 2 और 3। बाकी रहीम और रसखान की बात करें तो भक्ति काल के प्रमुख संत कवि थे रहीम और रसखान। चलिए आगे देखिए, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो वर्ष 1927 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। लॉर्ड कार्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड लिटन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कौन सही है यहाँ पर आपको बताना है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कई बार बता चुके हैं, 28 दिसंबर 1885 को किया था किसने, A.O. ह्यूम ने। और इसकी स्थापना जो हुआ था किसके समय में, लॉर्ड डफरिन के समय में, ना कि लॉर्ड लिटन के समय में। तो ये तो आपका गलत हो गया। लॉर्ड कार्नवालिस की बात करें, अस्थाई बंदोबस्त बिल्कुल सही है, ये बता चुके हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सुमेलित लग रहा है। लॉर्ड कार्नवालिस क्या है, अस्थाई बंदोबस्त। लॉर्ड कार्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए लॉर्ड वेलेजली दिया हुआ है। तो लॉर्ड वेलेजली का कार्य क्या था, तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेजली ने। लेकिन यहाँ पर दिया है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता, तो ये आपका गलत है। लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर सहायक संधि दिया है, तो सहायक संधि का हो जाएगा आपका लॉर्ड वेलेजली, ठीक है। बाकी डलहौजी आप सभी जानते हैं राज्य अपहरण नीति और भारतीय रेलवे का जनक। तो यहाँ पर केवल ए ऑप्शन ही आपका सुमेलित है, बाकी सभी क्या है, गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉर्ड लिटन से संबंधित एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में ये किसने लाया था, तो लॉर्ड लिटन ने ही 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था। लेकिन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था, तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। यानी कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है किसके अधीन रहकर कार्य करती है। तो कार्यपालिका यानी कि जो कार्य करता है, प्रधानमंत्री हो गया, ठीक है, राष्ट्रपति हो गया। तो ये जो है विधानपालिका यानी कि संसद के अधीन रहकर कार्य करती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। कार्यपालिका जो है विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। विधायिका मतलब जहाँ कानून का निर्माण होता है, और कानून का निर्माण कहाँ पर होता है, तो संसद में। तो संसद के अधीन रहकर ही कार्य करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, संसद के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, तो आर्टिकल 79 में। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए, और यहाँ पर आंसर आपको कूट के माध्यम से बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये सब कथन दिया हुआ है और व्यक्तियों का नाम है, यानी किसका कथन कौन सा व्यक्ति से संबंधित है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले राजा राम मोहन राय की बात कर लेते हैं। तो इनका कथन इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो हिंदू धर्म में पहचान वेदों में
संस्थापित धर्म से, ये तो नहीं होगा, ये तो दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। और चलिए, हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषद में निहित है, ये राजा राम मोहन राय की कथन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका 4 हो जाएगा। अब केशव चंद्र सेन की बात करें तो इनका कथन कौन सा हो जाएगा, चलिए सबको देख लेते हैं पढ़कर एक बार। हिंदू धर्म में पहचान वेदों में संस्थापित, ये तो दयानंद सरस्वती का हो जाएगा। ठीक है, इस पर जोर दिया गया ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, ये तो रामकृष्ण परमहंस का है। तो बचा आपका 1। चलिए, केशव चंद्र सेन का 1 हो जाएगा। यह कहा कि इन्होंने कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनना चाहिए, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब दयानंद सरस्वती की बात करें तो हिंदू धर्म की पहचान वेदों से है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वेद वाला कौन सा है, चलिए दूसरा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो बचा आपका 1 कौन सा, तीसरा। तो 4 1 2 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 1 2 3 डी ऑप्शन में दिया हुआ है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश किसकी पुस्तक है, दयानंद सरस्वती की। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। चलिए, क्वेश्चन ज़्यादा है, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा रहे हैं, आप लोग भी फटाफट से इसका आंसर करते चलिए। तो राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ, ये पॉलिटी क्लास में डिटेल्स में डिस्कशन कर चुके हैं। जिनका भी पॉलिटी क्लास छूटा हुआ है एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको सब पॉलिटी का क्लास मिल जाएगा। क्लास का PDF, क्लास का नोट्स, सारा कुछ वहाँ पर धरा हुआ है। तो इसका सही जवाब है, देखिए सबसे पहले शून्यकाल का अर्थ समझते हैं। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसको शून्यकाल कहा जाता है, और ये 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। तो वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं करता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। स्थगन काल, प्रश्न उत्तर सत्र, यहाँ पर निलंबित प्रस्ताव इसका सही जवाब होगा। क्या होगा, निलंबित प्रस्ताव। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। चलिए बताइए फटाफट से इसका आंसर। यहां पर देखिए, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो बता देते हैं। तो शून्य शब्दावली में जो शून्य काल का अर्थ क्या होता है, इस काल के दौरान यानी 12 बजे से लेकर 1 बजे तक संसद में क्या होता है, तो जो निलंबित प्रस्ताव होते हैं यानी कि अविलंबनीय जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको उठाया जाता है, यानी कि निलंबित प्रस्ताव को उठाया जाता है शून्यकाल में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर इस प्रकार से सही है। तो हुंडरू जलप्रपात तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये झारखंड में है। कहाँ पर, झारखंड में। तो झारखंड में कहाँ पर है, रांची। झारखंड के पास रांची है, झारखंड की राजधानी रांची के पास अवस्थित है हुंडरू जलप्रपात। अच्छा, ये जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर है। किस नदी पर है, स्वर्ण रेखा नदी पर। चलिए आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जेल का सबसे कम लिंगानुपात है। जिला यहाँ पे है, जेल नहीं जिला, ठीक है। तो इसी प्रकार से कभी कभी डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर बताना है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, तो खगड़िया। खगड़िया जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला हो जाएगा, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। और चारों ऑप्शन में से सबसे अधिक कौन होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 950। यहाँ का लिंगानुपात 950 है, सबसे अधिक किशनगंज हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। इन चारों में से सबसे अधिक किशनगंज और इन चारों में से सबसे कम खगड़िया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। निम्न में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया। और साथियों, अगर आपको बिहार जीके से रिलेटेड अगर आपको PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, तो वो सब एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। वहाँ पर डिटेल्स में सब लिखा हुआ है, कहाँ का साक्षरता दर अधिक है, महिला साक्षरता दर, पुरुष साक्षरता दर, लिंगानुपात कहाँ पर अधिक है, कहाँ पर कम है, ये सब डिटेल्स में वहाँ पर लिख दिए हैं नोट्स में, तो जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। तो ये तो बता चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय अशांति का जनक बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर देखिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है। तो लोकमान्य तिलक ने ही भारतीय अशांति का
लोकमान्य तिलक को ही भारतीय शांति का जनक कहा था? किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने। ये हिस्ट्री क्लास में हम आपको बता चुके हैं। गांधी जी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कब आरंभ किया था? अच्छा, यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बाल गंगाधर तिलक ने किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। तो गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण में किया था 1917 में, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। उसके बाद फिर मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध हुआ था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में। ठीक है, कब हुआ था? 1918 में। यहाँ पर कारण क्या था? तो यहाँ प्लेग बोनस को लेकर मिल मजदूर और मालिकों के बीच क्या था? विवाद था। तो गांधी जी ने मिल मालिकों से समझौता करके कितना प्रतिशत बोनस मजदूरों को दिलवाया था? याद रखिएगा 35%। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने मिल मालिकों से समझौता करके 35% बोनस मजदूरों को दिलवाया था, और ये आंदोलन हुआ था 1918 में। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर, लेकिन ऐसे पूछा जाए तो चंपारण। गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से, तो गांधी इरविन समझौता बताइए मुख्य रूप से हुआ था, कौन सा कारण है? तो गांधी इरविन समझौता जो है ये गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? 1931 में। पहला वाला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को शामिल करने के प्रयास के रूप में गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 में। गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नांकित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा अंत में दिए गए कूट में से उनका सही काल क्रमानुसार चुनिए। यानी सबसे पहले कौन सी घटना, उसके बाद कौन सा, ये आपको बताना है। तो आइए सभी को बताते हैं। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में, ये तो कई बार बता चुके हैं। होम रूल लीग आंदोलन 1916 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो यहाँ पर ये क्रम सही है, तो हो जाएगा 1 2 3 4। तो देखिए यहाँ पर ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? अभी तक हमने आपको बताया था कि महात्मा गांधी ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ और कौन कौन भाग लिए थे? तो इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय भी होगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा? सरोजनी नायडू। ठीक है, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू और अंबेडकर जी भी थे, क्योंकि अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो अंबेडकर जी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय। 1 2 3 देखिए किस ऑप्शन में है। चलिए यहाँ पर सी ऑप्शन में दिया है 1 2 और 3। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? और साथियों जैसे क्लास खत्म होगा इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, फिर इस पीडीएफ से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, जो भी क्लास समाप्त होता है बाद में आपको फिर से क्लास करना है, फिर से पीडीएफ को निकाल कर आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये जो है आपका कहाँ पर है? सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस महासागर का विस्तार है? तो देखिए जैसे भारत का नीचे साइड का मैप है, यहाँ पर क्या है? अरब सागर इस तरह से, इधर क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी है, नीचे क्या है? हिंद महासागर है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी दोनों जो है ये हिंद महासागर का ही विस्तार है, इसी का पार्ट है दोनों। तो आंसर क्या होगा? हिंद महासागर। अच्छा, किस महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? आप लोग कमेंट करके बताइए, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण जिला कौन सा है?
चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सिंहभूम जिला, ठीक है, झारखंड राज्य का सिंहभूम जिला जो है ये लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। जन्मभूमि प्रोग्राम तथा डायल योर चीफ मिनिस्टर टीवी ये प्रोग्राम किससे संबंधित है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन सा प्रमुख उद्योग मुरी जो कि झारखंड में है स्थापित है, यानी झारखंड के मुरी में कौन सा उद्योग स्थापित है आपको बताना है। चलिए सब क्वेश्चन डायरेक्ट याद करते चलिए। एल्यूमिनियम उद्योग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक आयाम है। तो यह ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए सूक्ष्म वित्त संस्थान MPIS, इसका मतलब क्या होता है। MPIS माइक्रो फाइनेंस संस्थान, ये एक वित्तीय संस्थान है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी उन्मूलन और गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए ये आपका MFIS का ये बनाया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए कौन सा G20 शिखर सम्मेलन 18 नवंबर 2024 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आधुनिक कला संग्रहालय में शुरू हुआ। तो ये पिछले साल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 19वां हो जाएगा, 19वां G20 शिखर सम्मेलन। मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाया गया है। आंसर है बराकर नदी पर। आपको याद होगा स्वतंत्र भारत की प्रथम जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है। तो इसी परियोजना के अंतर्गत दामोदर की सहायक नदी है बराकर नदी, इसी पर मैथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध को बनाया गया है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। देखिए पॉलिटी क्लास में पंचायती राज के बारे में पूरा डिटेल्स में जितना हो सकता है बता चुके हैं, तो आप पॉलिटी क्लास कीजिए, वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप सब्जेक्ट वाइज क्लास कीजिए तभी आपसे प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा। और सब्जेक्ट वाइज क्लास आपका डेली चल रहा है शाम 7:30 बजे। जो भी क्लास छूटा है एप्लीकेशन पर जाइए, वहाँ पर सब मिल जाएगा। तो पंचायती राज एक क्या है, स्थानीय स्तर पर स्वशासन है, ये आपका हो जाएगा। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण 1 और 3 होगा। देखिए यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है। बाकी पंचायती राज के बारे में और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो डिटेल्स में बता चुके हैं। कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बता देते हैं, जैसे कि पंचायती राज को कार्य करने के लिए कितना विषय सौंपा गया है। तो टोटल 29 विषय सौंपा गया है। पंचायती राज से संबंधित कौन सी अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है, ठीक है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब मिला था पूछा जाता है, 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए हम लोग 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस। और पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य पूछे तो हो जाएगा आपका राजस्थान, जहाँ पर 2 अक्टूबर 1959 को स्टार्ट हुआ था राजस्थान के नागौर से पंचायती राज। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब यहाँ से आपका हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। देखिए क्वेश्चन है, रामचरित शब्द में कौन सा समास है। सही जवाब है तत्पुरुष। रामचरित का अगर समास विग्रह करें तो राम का चरित, और जिस समास में कारक का कोई भी विभक्ति आता हो कर्ता ने कर्म को करण से, वो आपका तत्पुरुष होता है। तो रामचरित में राम का चरित्र का आ रहा है तो तत्पुरुष हो जाएगा। अव्ययी भाव समास का उदाहरण जैसे यथासंभव, प्रतिदिन, ठीक है, ये सभी क्या है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नए प्लस अक। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये आपका अयादी संधि का उदाहरण है। नायक हो गया, गायक हो गया, पवन हो गया। यहाँ पे एक आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, जिस भी शब्द के बीच में या वह मिल जाए प्रायः वो आपका क्या होता है, अयादी संधि होता है। जैसे नयन अयादी संधि, पवन क्या होगा, अयादी संधि, नाविक, ठीक है, अयादी संधि, गायिका। देख सकते हैं व या, तो जिसके बीच में या व मिले प्रायः आपका क्या होता है, अयादी संधि। तो ये संधि पहचानने का ट्रिक है।
वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? इस वीरान जीवन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो ये जो वीरान है इसमें बताना है वीरान के स्थान पर कौन सा यहाँ पर सेट करेगा। सही जवाब है नीरस। इस नीरस जीवन में नीरस यहाँ पर सेट करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वीरान के जगह पे नीरस आपका सेट होना चाहिए। चलिए, शुद्ध शब्द की पहचान यहाँ पे आपको करना है। तो अपकृति जो शुद्ध लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए अपकृति है, ये तो होगा नहीं, अपकृति। तो यहाँ पर आपका शुद्ध लिखा गया, देख सकते हैं इस प्रकार से लिखा जाता है प, फिर क पे दुर्गी की मात्रा है, फिर तारसी का रेप, इस तरह से होगा। इसको अच्छा से देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन को सही कीजिए, नहीं यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निंदा का पर्यायवाची है? अब ये क्वेश्चन सही है। तो निंदा का पर्यायवाची कुत्सा होता है, ठीक है। कुत्सा होता है, चुगली होता है, द्वेषपूर्ण, चुगलखोरी, ये सभी क्या है? निंदा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर कुत्सा दिया हुआ है। तो चले साथियों, आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिन भी साथियों को बिहार पुलिस का जो नया बैच स्टार्ट हुआ है ज्वाइन करना है, आइए आपको बता देते हैं बिहार पुलिस का बैच आपको कैसे ज्वाइन करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर इस वाले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। नाम सही से देख लीजिए। जैसे ही इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन को ओपन करना है, उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है। फिर सबसे ऊपर ही आपको बिहार पुलिस का बैच मिल जाएगा। तो यहाँ पर बाय नाउ का ऑप्शन लिखा होगा, तो बाय नाउ करके पेमेंट करके इस बैच को ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी समस्या आती है तो यहाँ पर ही आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी बैच में क्या क्या मिलेगा तो मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप पर आपको जानकारी दे दिया जाएगा। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।